नेताजी। यह शब्द बोलते या सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि उभर जाती है। सिर पर टोपी और आंखों पर चश्मा। तो आज की वीडियो इसी नेताजी के चश्मे के बारे में है। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा आज कक्षा 10 सीबीएसई का पाठ नेताजी का चश्मा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ था। आज का पाठ नेताजी का चश्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे के बारे में है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। नेताजी का चश्मा। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यह एक कस्बे की कहानी है। कस्बा क्या होता है? गांव से बड़ा तथा शहर से छोटा होता है। इसी कस्बे में एक चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी है। अब चौराहा क्या होता है? चार राहों का समाहार। यहाँ पर द्विगु समास है। आपने कक्षा 9 में यह समास पढ़ा था। देशभक्ति का भाव यदि किसी देश के नागरिकों में हो तो देश आगे बढ़ता है। इस कहानी के 3 पात्र हैं, यानी 3 कैरेक्टर्स हैं। एक तो हालदार साहब, जो महीने में 2 बार उस कस्बे के चौराहे से गुजरते हैं। उनकी जीप है जो ड्राइवर चला रहा है, तो संभवतः किसी कंपनी में उच्च पद पर आसीन होंगे। दूसरा पात्र है पान वाला, जो बिल्कुल पारंपरिक पनवाड़ी की भांति चित्रित किया गया है। काला मोटी तोंद वाला है। हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है। उसके काले काले दांत हैं और हर समय मुंह में पान ठूंसे रखता है। यदि उसे कोई बात करनी है तो पहले उसे पान थूकना पड़ता है, तब वह अपनी बात कहता है। तथा बहुत हंसोड़ भी है, जो किसी की भी बात को गंभीरता से नहीं लेता, हर बात को मजाक में उड़ा देता है। तीसरा पात्र है कैप्टन चश्मे वाला, जो मरियल सा एक कमज़ोर तथा लंगड़ा व्यक्ति है और चश्मे बेचने का काम करता है, जिसकी चश्मे की एक दुकान है, चलती फिरती दुकान है। वह कंधे पर एक उसने फ्रेम लकड़ी का बनवाया हुआ है, जिस पर चश्मे टांग कर वह इधर उधर उनको बेचता हुआ घूमता रहता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जिस कस्बे के बारे में बात हो रही है, जिस कस्बे की कहानी है, उस कस्बे से हालदार साहब हर 15वें दिन गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। कम पक्के मकान थे और बाज़ार कहा जाने वाला भी एक छोटा सा ही बाज़ार था। बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, बस ज़रूरत का सामान ही मिलता था। जैसे बड़े शहरों में मॉल या बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वैसा बाज़ार नहीं था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट की छोटी सी फैक्ट्री थी और 2 ओपन एयर सिनेमा घर यानी पिक्चर हॉल थे और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी, जो कस्बे के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो नगर पालिका संपन्न करती है। नगर पालिका थी तो कुछ करती भी रहती थी, यानी कस्बे के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य नगर पालिका कराती ही रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क करवा दी या कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए। जैसे आजकल शौचालय बनवाने की बहुत मुहिम चली हुई है, तो ये शौचालय कस्बों में नगर पालिका तथा गाँव में ग्राम पंचायत बनवा रही है। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कोई कस्बे के निवासियों के मनोरंजन के लिए कुछ कवि सम्मेलन आयोजित करा दिए।
इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के यानी कस्बे के मुख्य बाजार, जो मेन मार्केट है, के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी। वह प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई थी। नेताजी का चश्मा कहानी उसी प्रतिमा के छोटे से हिस्से के बारे में है। प्रतिमा हम क्यों बनवाते हैं या क्यों लगवाते हैं? आपने जगह जगह चौराहों पर, कस्बों में, शहरों में बड़े बड़े महान व्यक्तियों की मूर्तियां लगी हुई देखी होंगी। तो प्रतिमाएं हम इसलिए लगवाते हैं क्योंकि जब हम उन्हें देखें या वहाँ से गुजरें तो हमारे लिए या देश के लिए अमुक व्यक्ति का क्या योगदान रहा है, यह सब हमें स्मरण रहे और हमारी भावी पीढ़ियाँ भी इन सब से अवगत हों। उनकी स्मृति हमारे मन में बनी रहती है, इसलिए प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। अब पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा। लेखक कहते हैं कि लगता है कि देश में कौन अच्छे मूर्तिकार हैं, इस बात की जानकारी नगरपालिका को नहीं होगी। नगरपालिका को नहीं पता होगा कि कौन कौन अच्छे मूर्तिकार हैं, मूर्ति बना सकते हैं। या दूसरी बात वो कहते हैं कि अच्छी मूर्ति को बनवाने में जो खर्चा आता होगा, जब इन्होंने उसका एस्टीमेट लगाया होगा तो वो इनके बजट से ज़्यादा होगा और बजट पास करवाने में यानी चिट्ठी पत्री में इन्होंने पत्राचार में समय बर्बाद कर दिया होगा। या तीसरा अंदाज़ा वो लगा रहे हैं कि बोर्ड की शासन विधि समाप्त हो रही होगी। जो डेडलाइन बोर्ड ने दी थी वह समय ख़त्म हो रहा होगा, समाप्त हो रहा होगा और समय के अभाव में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जो कि एक ही ड्राइंग टीचर था वहाँ पर, जिनका नाम मान लीजिए मोतीलाल हो सकता है, को ही ये काम आनन फानन में इन्होंने सौंप दिया होगा कि भाई तुम ही ये काम जल्दबाजी में कर दो, काम होने से मतलब है। जो उन्होंने भी, मोतीलाल जी ने भी, और विश्वास दिला दिया होगा कि महीने भर में ही मैं यह मूर्ति बनाकर आपको दे दूंगा। ये कह रहे हैं कि महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देना से तात्पर्य अनमने ढंग से कार्य को संपन्न करना, क्योंकि जब समय कम होता है और काम ज़्यादा होता है तो काम की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी ये मूर्ति की हाइट थी 2 फुट की, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में, क्योंकि नेताजी तो फौजी वर्दी पहनते थे। और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारे दिए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह उस मूर्ति को देखते ही लेखक कह रहे हैं कि याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था कि मूर्ति को देखते ही सुभाष चंद्र बोस के नारे याद आना। तो लेखक कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर देखें तो मूर्ति सफल थी। अपने जो कलाकार था, मूर्तिकार था मोतीलाल मास्टर जी, वो अपने प्रयास में सफल हो गए थे। कह रहे हैं कि केवल एक ही चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी मूर्ति को। क्या कसर थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी मोतीलाल चश्मा बनाना भूल गए या क्या हुआ, लेकिन नेताजी की मूर्ति पर आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जिस पत्थर से मूर्ति बनाई गई थी उस पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चौड़ा काले फ्रेम का चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और इस चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित कर लिया था, यानी नोटिस कर लिया था कि मूर्ति पर चश्मा रियल लगाया हुआ है। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, यानी आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। सोचा, भाई वाह, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। यानी हालदार साहब के दिमाग में ये चलता ही रहा कि मूर्ति बनाई हुई है और उस पर चश्मा रियल लगाया हुआ है, पत्थर का चश्मा नहीं है।
और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। और सोचने लगे कि कस्बे के निवासियों ने यह जो कार्य किया है वो सराहनीय ही है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस कस्बे के नागरिकों के हृदय में सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो श्रद्धा भाव है, महत्व उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी देशभक्ति को आजकल लोग गंभीरता से कहाँ लेते हैं। जो भी देशभक्त बनने का प्रयास करता है उसकी हंसी मजाक उड़ा दी जाती है, उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। बस फिल्में बनाने तक या किताबों में पढ़ने तक ही देशभक्ति रह गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर था? ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, आश्चर्य में पड़ गए। भाई वाह, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। बार फिर नया चश्मा था। अब हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार इस कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना थी। ये जैसे उनकी आदत हो गई थी। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। जिस पान की दुकान पर पान खा रहे थे उसी पान वाले से पूछ लिया, जब उनका कौतूहल यानी जो उत्सुकता थी वह बर्दाश्त नहीं हो सकी। क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पूछा कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। यहाँ लेखक पान वाले का चरित्र चित्रण कर रहे हैं कि पान वाला कैसा दिखता था, कैसा उसका व्यवहार और आदत थी। उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह एक काले रंग का बहुत मोटा और हंसोड़ टाइप का आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, यानी मन ही मन कुछ सोचा और उसको हंसी आ गई। उसकी तोंद थिरकी। तो जब हंस रहा था तो उसका जो पेट था वो हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी जो चश्मा बदलता है वो कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? हालदार साहब पूछ रहे हैं। क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक यानी कस्टमर, ग्राहक। उसको चौड़े चौखट चाहिए। यदि उसे चौड़े चौखट का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया, दूसरा उधर फिट कर दिया। यानी अगर कोई ग्राहक आ गया तो उसको जो मूर्ति पर चश्मा लगा है वो दे दिया और दूसरा चश्मा अपनी दुकान से उठाकर मूर्ति पर बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। क्या समझ में आई? कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। हालदार साहब ने समझा था कि वह कोई कैप्टन होगा, किसी आर्मी का कोई ऑफिसर होगा। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। जो चश्मा बेचता है कैप्टन, बल्कि आहत करती है, बल्कि उसके दिल को दुख पहुंचाती है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। और हालदार साहब सोच रहे हैं कि कैप्टन ये सोचता होगा कि जैसे नेताजी को चश्मे के बिना असुविधा हो रही है, वो अनकंफर्टेबल है चश्मे के बिना। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो उसकी दुकान में से एक चश्मा उठाकर नेताजी को लगा देता है। लेकिन कोई जब ग्राहक आता है तो वैसे फ्रेम की अगर उसे ज़रूरत होती है, दरकार यानी ज़रूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। यानी जो चश्मा अगर ग्राहक को चाहिए जैसा नेताजी के आंखों पर लगा हुआ है तो नेताजी से क्षमा मांगते हुए वो ऐसे सोच रहे हैं हालदार साहब कि संभवतः कैप्टन नेताजी से यह क्षमा मांगते हुए लाकर वह चश्मा ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी की मूर्ति पर एक दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लगा देता है। भाई वाह, हालदार साहब सोचने लगे, क्या आइडिया है। लेकिन भाई अब बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब पूछने लगे। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? नहीं, यानी जो उसका वास्तविक चश्मा था जो मूर्ति के साथ मूर्तिकार ने बनाया होगा, वह चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था।
अपने दूसरा पान खा चुका था और दोपहर का समय भी था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, यानी वो फुर्सत से बैठा हुआ था, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, और फिर मन ही मन में कोई बात सोचकर हंसा। उसकी तोंद फिर थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक कर, जो पान का जो में लगाते हैं कत्था, उसको फेंक कर पीछे मुड़कर फिर उसने पीक थूकी, पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाया भूल गया। पान वाले के लिए यह बात बड़ी मज़ेदार थी, क्योंकि वह थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था, गंभीरता से किसी बात को नहीं लेता था और उसे देशभक्ति की कदर भी कहाँ होगी। तो लेखक कह रहे हैं कि पान वाले के लिए ये बात बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन हालदार साहब के लिए ये बात चकित और द्रवित करने वाली थी। किंतु हालदार साहब को ये बात बहुत दुखी करने वाली थी, आश्चर्यचकित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, जो सोच रहे थे वह ठीक था। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। जैसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वह वास्तव में कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं था, वाकई कस्बे के स्कूल का एक ड्राइंग टीचर था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति पटक कर देने का वायदा कर दिया होगा, और 1 महीने के अंदर कहीं मूर्ति बनती है क्या? किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए तो समय की ज़रूरत होती है। तो 1 महीने में ही उसने मूर्ति बना दी। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाए? अब ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि पत्थर में पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे लगे। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, यह वो डिसाइड नहीं कर पाया होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या कांच वाला लगाया जाए। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर उसने प्रयास किया होगा तो पूरा नहीं हुआ होगा, या बनाते बनाते बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब न जाने इनमें से क्या हुआ होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ, इतने सारे अंदाजे हालदार साहब लगा रहे हैं। ओहो, हालदार साहब को ये सब बड़ा विचित्र लगा और कौतुक भरा लग रहा था। विचित्र यानी अजीब सा लग रहा था और आश्चर्यचकित करने वाला भी लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वह पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चल पड़े। यानी पान के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, ये जो देशभक्त होता है उसकी श्रद्धा भावना के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? यानी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी, और पुनः पान वाले के पास जाकर पूछा कि नेताजी, उनके दिमाग में चल रहा था कि कैप्टन कौन है, तो पूछ लिया कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यानी यहाँ पर एक देशभक्त को पागल कह रहा है पान वाला। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। उसने दिखाया कि सामने से जो कैप्टन है चश्मे वाला वो आ रहा है, तो बोल रहा है कि आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। यानी अगर आपको उसके काम इतने अच्छे लग रहे हैं तो आप उसकी कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो। ये एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना था, और जो हालदार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मुड़कर देखा तो हैरान रह गए, अबाक रह गए। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर चश्मा लगाए, एक हाथ में। अब यहाँ पर जो लेखक है वो कैप्टन चश्मे वाले का फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं। वह मरियल सा था, कमज़ोर सा लंगड़ा आदमी था, और सिर पर उसने गांधी टोपी पहनी हुई थी, जैसे गांधी जी के फॉलोअर टोपी पहनते हैं, और आंखों पर उसने चश्मा लगाया हुआ था, और उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी। यानी एक हाथ में एक छोटा सा संदूक था और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। यानी जैसा कि पाठ के प्रारंभ में आपको बताया जा चुका है कि उसकी जो एक दुकान थी वो उसने एक फ्रेम बनवाया हुआ था लकड़ी का, और उस पर वो अपने चश्मे टांग कर इधर उधर गली में घूमता था चश्मे बेचने के लिए। तो उसके दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। वह अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी अभी चश्मे बेच कर आया था और वहाँ आकर अपना बांस टिका रहा था, अपना जो स्टैंड था चश्मे का वो टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब सोच रहे हैं कि
इस चश्मे वाले की दुकान भी नहीं है, ये फेरी लगाने वाला दुकानदार है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, हैरान हो गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन उस समय पान वाला ने कह दिया कि वह इस बारे में कोई और बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन पान वाला अब इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। इसलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उधर से गुजरते रहे। हर 15वें दिन का उनका एक शेड्यूल था, वो वहाँ से गुजरते रहते थे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर चश्मा होता, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा होता, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। इस 2 साल के समय में उन्होंने बहुत सारे चश्मों को मूर्ति पर बदलते हुए देखा। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब का कौतुक और प्रफुल्लता देने के कुछ क्षण देने के लिए था। उस धूल भरी यात्रा में, यानी वहाँ से जो यात्रा करते थे हालदार साहब कस्बे से, तो वहाँ धूल उड़ती थी। तो वो लेखक कह रहे हैं कि वहाँ से उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब का कौतुक और प्रफुल्लता के साथ कुछ क्षण देने वाला जो हैरानी होती थी चश्मे को बदलते हुए देखकर, वह आश्चर्य उनको आनंद प्रदान करने वाला था, क्योंकि वह सुभाष की मूर्ति पर प्रतिदिन एक नया चश्मा लगा हुआ देखते थे और वह इस बात के लिए आनंद महसूस करते थे कि कोई ना कोई देशभक्त यहाँ है जो सुभाष की बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर आहत होता है और अपनी तरफ से एक चश्मा बदल देता है। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। ये हालदार साहब गुजरे तो उन्होंने देखा कि कोई भी चश्मा मूर्ति के चेहरे पर नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, पान वाले ने दुकान भी बंद की हुई थी और उस चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो हालदार साहब चले गए। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार जब 15वें दिन उनका दोबारा चक्कर लगा तो उन्होंने फिर नोटिस की ये बात कि उनकी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है। तो हालदार साहब ने पूछा कि क्या हुआ भाई, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, यानी उसकी आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वह अपनी धोती के एक सिरे से पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। हालदार साहब जैसे स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए कैप्टन की मृत्यु पर। कुछ पल यूं ही चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर और रवाना हो गए और चले गए। बार बार सोचते, उनके जहन में ये विचार विमर्श चल रहा था, सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। हालदार साहब सोच रहे हैं कि उस कौम का, यानी अपने देश के निवासियों के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे देश का क्या होगा जो अपने देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, अपनी जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं देश पर, और उन पर हंसती है ये कौम। दुखी हो गए, परेशान हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली यानी चौराहे पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, कि कस्बे में सुभाष जी की प्रतिमा होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब हालदार साहब सोच रहे हैं, जब यहाँ से गुजर रहे हैं, कि क्योंकि जो चश्मा लगाता था, रोज़ बदल देता था, वो कैप्टन तो मर गया, हुआ तब जीवित नहीं है, अब इस काम को कौन कर रहा होगा। तो हालदार साहब सोच रहे हैं कि प्रतिमा तो होगी लेकिन उस पर आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, जो मूर्तिकार है उसने वह बनाना भूल गया, और कैप्टन मर गया, जो बदलता है वो मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। मन में विचार करने लगे कि ना तो उधर देखूंगा, ना वहाँ पान खाऊंगा, और ना ही रुकूंगा। और अपने ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज काम बहुत है, पान आगे कहीं खाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर व्यक्ति, उनकी आदत थी ऐसा, उस मूर्ति को वहाँ से गुजरते थे तो देखते थे। मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ अनायासी उठ गई, यानी स्वयं ही आंखें, गर्दन उधर मुड़ गई और आंखें देखने लगी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। क्या देखा था ऐसा? जीप स्पीड में थी, पूरी रफ्तार में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए,
रास्ता चलते लोग देखने लगे। ब्रेक लगे तो आवाज़ आई ज़ोर से और बहुत धूल उड़ी, तो आसपास के लोग देखने लगे भाई क्या हुआ। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर नीचे तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। जीप रुकने से पहले ही हालदार साहब भागकर मूर्ति की तरफ चल पड़े और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में, सावधान में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसे खेल खेल में बच्चे बना लेते हैं, सरकंडा एक घास होती है जैसे। तो हालदार साहब भावुक हो गए इस बात पर। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। लेखक कह रहे हैं कि ये इतनी सी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यदि ये किसी बच्चे का काम था, ये किसी बच्चे ने इस चश्मे को बनाया था, तो अभी भी उम्मीद मरी नहीं थी। देशभक्ति की भावना अभी भी नई पीढ़ी में, हमारी नई जनरेशन में, जो वास्तव में इस देश की कर्णधार हैं और आने वाले समय में यही पीढ़ी इस देश को संभालने वाली है, इन्हीं के कंधों पर इस देश का दारोमदार है। उस पीढ़ी में आज भी देशभक्ति की भावना जीवित है।